बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एम्फीबियंस के अंदर नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इनकी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट और इससे रिलेटेड कुछ दूसरे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। एम्फीबियंस का जो नर्वस सिस्टम है ये बाकी वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम से मिलता जुलता है। इसका जो मतलब कि एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्रेन पाया जाता है उसके अंदर 3 सब डिविजन्स होते हैं, वही जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो टेक्निकली फिर उनके नाम पोर्शंस के आगे अलग-अलग होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वगैरह। तो एम्फीबियंस के अंदर जो फोर ब्रेन है यानी कि ब्रेन का अगला हिस्सा, उसके अंदर ऑल्फैक्टरी सेंटर्स पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी सेंटर ब्रेन के वो हिस्से होते हैं जो सेंस ऑफ स्मेल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ऐसे हिस्से पाए जाते हैं जो कलर चेंज यानी कि स्किन के कलर का चेंज और विसरल फंक्शंस यानी कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं। मिड ब्रेन के अंदर एक हिस्सा पाया जाता है, उसको ऑप्टिक टेक्टम कहा जाता है। ऑप्टिक का वर्ड जहाँ पे भी आएगा ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये नज़र की बात हो रही है यानी कि देखने की। तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करता है और इसके रिस्पांस में मोटर सिग्नल्स यानी कि कोई दुश्मन आता देखा तो मोटर सिग्नल जनरेट हुआ और ये फिर बच के भाग गए। इसके अलावा मिड ब्रेन का काम है कि विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आँखों वगैरह से इसके तक पहुँचती है उसको प्रोसेस करना और उसके अकॉर्डिंग कोई फिर रिस्पांस जनरेट करना। तीसरा इसका जो हिस्सा होता है जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन का काम भी मोटर कोऑर्डिनेशन के अंदर है। इसके अलावा ये ऑटोनोमिक सिस्टम जो बॉडी के होते हैं, जिस तरह से हार्ट रेट उसको रेगुलेट करना, क्योंकि ये हम भी और ये एम्फीबियंस भी इसको सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद चलती है। और रेस्पिरेशन का मेकनिज़म यानी कि किस टाइम पे 3 रेस्पिरेटरी मेकनिज़म जिसके होते हैं, स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू या लंग्स के थ्रू, उसमें से कौन सी रेस्पिरेशन किस टाइम पे और रेस्पिरेशन या सांस लेने की स्पीड कितनी होगी, तो वो सारा कुछ ये हाइंड ब्रेन ने कंट्रोल करना है। यही सेम हमारे अंदर है, इंसान के अंदर भी हाइंड ब्रेन यही कुछ कंट्रोल करता है। उसके बाद बात करते हैं एम्फीबियंस के सेंसरी रिसेप्टर्स की। तो इनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इनके स्किन के ऊपर हर तरफ फैले होते हैं। कुछ इसमें से सिंपल बेयर नर्व एंडिंग्स होती हैं यानी कि इस तरह की नर्व एंडिंग्स जिसके एंड वाले सिरे ओपन होते हैं। तो इनका काम होता है कि ये हीट, कोल्ड और पेन के साथ रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस के ऊपर भी लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, यू शेप में होता है इनकी कमर के ऊपर, जिस तरह से फिशेस के अंदर होता है। इसकी अरेंजमेंट, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन वैसे होता है। इसके अलावा जो मेंढक वगैरह के एक्वेटिक लार्वे जिसको टैडपोल कहा जाता है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। एडल्ट बड़े साइज़ के सैलेमेंडर यानी कि लार्वल नहीं, एडल्ट फॉर्म में जो पानी के अंदर रहते हैं मोस्टली, तो उनके अंदर भी ये पाया जाता है। और कुछ एडल्ट फ्रॉग्स वगैरह के अंदर भी ये पाया जाता है। तो लेटरल लाइन ऑर्गन्स हैं, या तो ये एक एक करके या छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में इसकी लेटरल यानी कि साइड्स वाली और डोर्सोलेटरल यानी कि कमर की साइडों वाली सरफेस पे होते हैं। तो उसका जो सर वाला रीजन है यहाँ पे थोड़े ज़्यादा होते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम होता है कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन जो पानी वगैरह के अंदर से आ रही हैं और एनिमल के आसपास जो पानी के बहने का पैटर्न है ये उसको डिटेक्ट करती रहती हैं, और जैसे उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह आती है इसको पता चल जाता है और ये वहाँ से परे को भाग जाता है। तो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये पानी के अंदर तो बड़ा एफिशिएंटली काम करता है,
क्योंकि पानी एक हवा की निस्बत एक डेंस मीडियम है और इसके अंदर वाइब्रेशंस भी अच्छे तरीके से ट्रैवल करते हैं। लेकिन हवा के अंदर से ना वाइब्रेशंस ट्रैवल नहीं कर सकती, इस वजह से ना ये इनका लेटरल लाइन सिस्टम खुश्की पे काम नहीं करता इनके लिए। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि मेंढक को खुश्की पे पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर मेंढक पानी के अंदर है तो उसको पानी में पकड़ना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि पानी में जैसे ही थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है लेटरल लाइन सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेता है और ये परे को दौड़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसके अंदर कीमो रिसेप्शन। कीमो रिसेप्शन का मतलब होता है डिफरेंट केमिकल्स को इन्वायरमेंट के अंदर से डिटेक्ट करना। तो एम्फीबियंस के अंदर जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो इसकी नेज़ल एपिथेलियम यानी कि इसके जो नाक के अंदर वाली लेयर होती है वहाँ पे होते हैं, और इसके माउथ के अंदर वाली लेयर जो माउथ की लाइनिंग है वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा कुछ ये इसकी ज़बान पे भी पाए जाते हैं और कुछ फ्रॉग्स के अंदर ये स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनको अपने इन्वायरमेंट यानी कि पानी वगैरह के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को पता चल जाता है। अक्सर जो केमिकल टॉक्सिक या करोसिव होते हैं, जिस तरह से एसिड है, लिक्विड ब्लीच है, इस तरह की चीज़ें, तो ये उससे परे वो भाग जाते हैं, फिर इनको पता चल जाता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद है ऑल्फैक्शन यानी कि सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल ये तीन चीज़ों में यूज़ करते हैं मेनली। नंबर वन, मेट रिकग्निशन के लिए, यानी कि कोई तालाब है उसमें बहुत सारे मेंढक जमा हैं, तो मेंढक सारे अलग-अलग स्पीशीज़ के होते हैं। एक मेंढक अपने सेम स्पीशीज़ के मेंढक को ढूंढने के लिए अपने नाक को यूज़ करता है, उसकी स्मेल से उधर को जाता है, मेनली इनके रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर। इसके अलावा ये जो मेंढक आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, रात को गड़ें गड़ें कर रहे होते हैं, वो भी हर स्पीशीज़ की अलग-अलग होती है। हमें तो देखने में सभी एक ही तरह की लगती हैं, लेकिन हर स्पीशीज़ के जो फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं उनकी ये आवाज़, इसको मेटिंग कॉल कहा जाता है, ये दूसरी स्पीशीज़ से अलहदा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी और पिच का बड़ा फ़र्क होता है। एनी हाउ, ऑल्फैक्शन पे वापस आए। ऑल्फैक्शन का जो दूसरा फंक्शन है ऑब्नॉक्शियस केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी केमिकल जो डेंजरस है उसकी स्मेल से उसको डिटेक्ट करके परे चले जाते हैं। और तीसरा, फूड को लोकेट करने के लिए, यानी कि जिस जानवर का, कीड़े मकोड़े का इन्होंने शिकार करना है, उनमें से अक्सर को उसकी स्मेल से डिटेक्ट करके उसकी तरफ को चले जाते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि ऑल्फैक्शन के, बल्कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना पड़ता, आपके पेपर ऑनलाइन है, MCQ आएगा। खैर ये तीन इसके फंक्शंस हैं, याद रखने हैं कि ऑल्फैक्शन कहाँ यूज़ होती है। नंबर वन, मेट रिकग्निशन में। नंबर टू, डिटेक्टिंग नॉक्शियस केमिकल्स। और नंबर थ्री, लोकेटिंग फूड या लोकेटिंग प्रे। तो ये अजान हो ले, बाकी मैं आपको फिर उसके बाद। अच्छा बेटा, अगली चीज़ है एम्फीबियंस के अंदर विजन, यानी कि आइज इन एम्फीबियन या सेंस ऑफ विजन। तो एम्फीबियंस के अंदर जो विजन यानी कि जो इनकी नज़र है ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एम्फीबियंस तकरीबन सभी के सभी सवाए सिसिलियंस के साइड फीडर्स होते हैं, यानी कि देख के शिकार करते हैं। सिसिलियंस की वैसे ही आंखें नहीं होती, तो इनके अंदर इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट किस्म की अडाप्टेशंस हैं जिससे इनकी आइज़ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर बेहतर तौर पे फंक्शन कर सकती हैं, यानी कि इनकी आइज़ फिशेस की आइज़ से डिफरेंट हैं। आगे इसकी डायग्राम आएगी। तो कुछ एम्फीबियंस की जो आँखें होती हैं, जिस तरह से फ्रॉग्स वगैरह की और सेलेमेंडर की, ये सार की सामनी साइड पे होती हैं, यानी कि ये एट अ टाइम इसके सामने जो चीज़ पड़ी है उसको अपनी दोनों आँखों से देख सकते हैं, तो उसको बायनोक्यूलर विज़न कहा जाता है। यानी कि चीज़ एक है, अब अपनी चीज़, कोई भी चीज़ जिस तरह आपके सामने है, पेंसिल वगैरह पड़ी है, आप इसको एट अ टाइम दोनों आँखों से देखते हैं और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का आपको पता चल जाता है। कोई चीज़ अपने फेस के पास ला के एक आँख बंद करके देखें, फिर दूसरी आँख बंद करके देखें,
तो वो आपको लेफ़्ट राइट मतलब कि एक पोजीशन पे नहीं नज़र आएगी। एक आंख से थोड़ी एक तरफ को नज़र आएगी, दूसरी आंख से थोड़ी दूसरी तरफ को नज़र आएगी। दोनों आंखों से देखेंगे अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नज़र आएगी। ये भी ऐसे ही देखते हैं, और इनके लिए ये पोजीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फिर ये उस पोजीशन को एग्जैक्ट पिन पॉइंट झपट्टा मारते हैं, और फिर वो मक्खी वगैरह या टिड्डा जो भी कीड़ा मकोड़ा उसको पकड़ के ये खा लेते हैं। अच्छा, तो बेटा विज़न की हम बात कर रहे थे, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ थी आपने माइंड में रखनी है कि एम्फीबियंस अपने आई साइट को किस चीज़ के लिए मेनली यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शिकार के लिए, यानी कि फॉर कैप्चरिंग इट्स फूड, या फॉर कैप्चरिंग प्रे, या फॉर प्रेइंग। अच्छा, यही आगे कंटिन्यूड है, यानी कि आई साइट के अंदर आके कि कुछ एम्फीबियंस के अंदर जो आइज़ होती हैं वो लेटरल साइड्स पे होती हैं, यानी कि सर के सामने वाली साइड पे नहीं लगी होती हैं, सर के लेफ़्ट राइट साइड पे लगी होती हैं। तो साइज़ में भी थोड़ी छोटी होती हैं। इसकी एग्जांपल कुछ सैलेमेंडर्स हैं। अब इनकी आइज़ चूँकि सर के सामने नहीं है, इसलिए ये एक चीज़ को एट अ टाइम अपनी दोनों आँखों से सॉरी नहीं देख सकते। इसलिए इनके अंदर बायनोक्यूलर विज़न नहीं होता। इसकी इस तरह की जो नज़र होती है, यानी कि एट अ टाइम एक आँख से एक ही चीज़ नज़र आती है, इसको मोनोक्यूलर विज़न कहा जाता है। मोनो मीन्स वन, बाय मीन्स टू। तो उसके बाद जो इनके आईलिड्स होते हैं, इसमें से सिर्फ नीचे वाला आईलिड है ये मूवेबल है, वो नीचे से ऊपर को बंद हो जाता है। तो इसका काम आँखों को प्रोटेक्ट करना और आँखों को क्लीन भी करना, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई कीचड़ मिट्टी वगैरह उसके अंदर चली गई है तो एक वाइपर की तरह से उसको ऊपर से साफ़ कर देना। तो इस आईलिड का काफ़ी सारा हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, जस्ट लाइक जिस तरह से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है इस तरह का, और उसको कहा जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये वही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि हमने पीछे फ़िश में भी पढ़ी थी। इंसान के अंदर ये रिड्यूस्ड होती है, फ़िश के अंदर, एम्फीबियंस बाकी जानवरों में पाई जाती है। तो जब इसकी आँखें इसके मतलब कि आई सॉकेट जो होता है उसमें थोड़ी नीचे जाती हैं, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन स्लाइड करके इसके कॉर्निया के ऊपर आ जाती है। इसके अलावा इसकी आँखों के वो जो सॉकेट होते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनका काम होता है कि आई को वॉश करना और लुब्रिकेट करना। जिस तरह से हमारी आइज़ में टीयर ग्लैंड्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो इन सब का कलेक्टिव फंक्शन, यानी कि इसके आईलिड्स और इसके जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, ये मिलके आइज़ को मिट्टी से, कीचड़ से, दूसरे कचरे वगैरह से साफ़ रखते हैं। उसके बाद अगर इनकी आई के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो लेंस होता है साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और गोल होता है। तो ये कॉर्निया से थोड़ा पीछे होता है, और एपिथेलियम की एक तह से इसके इर्द गिर्द होती है, उसको मतलब कि आइरिस कहते हैं। ये आइरिस, कॉर्निया, ये सारी चीज़ें, स्क्लेरा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो ये भी वही आइस की उसी की बात हो रही है। तो आइरिस आई के अंदर जो एक छोटा डॉट लाइक नुक्ता होता है उसको कहते हैं, ये कैमरे के शटर की तरह से काम करता है, सॉरी अपर्चर की तरह से, और ये छोटा बड़ा हो के आई के अंदर इंटर होने वाली लाइट के अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकता है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब कोई भी एनिमल कम लाइट के अंदर होता है तो उसके जो प्यूपल्स होते हैं डायलेट करके बड़े हो जाते हैं। जितने बड़े हो जाएंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर से ये क्या कहते हैं लाइट गुजरेगी। अदरवाइज़ जो अगर तेज़ लाइट है तो तब इसका साइज़ छोटा हो जाता है, ताकि उसके अंदर से कम लाइट गुजरे और पीछे से रेटिना वगैरह को डैमेज ना करते। तो यहाँ पे इसकी एक पिक्चर है, पहले वो पिक्चर देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये एम्फीबियन की आई की एक जनरल पिक्चर है, जिसके अंदर इसके अपर और लोअर आईलिड्स, निचली साइड पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी है। उसके बाद आई का आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पोर्शन जिसको कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद इसका आइरिस और प्यूपल, इसको प्रोटेक्ट करने वाले लेंटिस मसल्स हैं, दोनों साइड पे होते हैं, अपर भी लोअर भी, लेकिन सिर्फ अपर साइड पे लेबल किए गए हैं, होते ये दोनों साइड पे हैं।
आई उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आए आई की बैक साइड पे इसकी ऑप्टिक नर्व है, इसकी दूसरी लेयर जिसको स्क्लेरा कहते हैं, तीसरे को कोराइड और रेटिना। तो ये जो आई की 3 लेयर्स होती हैं, अगर कोई पूछे इंसान के अंदर भी यही होती हैं, या जिसको आँख का पर्दा कहा जाता है, ये 3 होते हैं, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। ठीक है, और उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो लेंस को उसकी पोजीशन पे रखते हैं और फोकस करने के लिए इसको शेप को भी चेंज करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आई का थोड़ा सा डिस्कस किया, बस इसी आई में ही आगे चलते हैं। तो आई को फोकस करना या एकोमोडेट करना, इसके लिए इसका प्रिंसिपल बेटा वही है, वो सारा यहाँ पे डिस्कस तो नहीं हो सकता जो आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि आइज़ के अंदर से लाइट रेज़ गुज़रती हैं, हवा के अंदर से जब लाइट गुज़रती है, हवा बहुत रेयर मीडियम है, लेकिन जब वो हमारी आई के अंदर एंटर होती हैं, ये उसके मुकाबले में डेंस मीडियम है। तो जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम या डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है, तो ये लाइट वेव्स नॉर्मल से, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है उससे थोड़ी सी हट जाती हैं, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसी तरह से जब आइज़ के अंदर लाइट रेज एंटर होती हैं तो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी होने से ये रेटिना के ऊपर जाके पड़ती हैं, जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल, जिनको रॉड्स एंड कॉन्स वगैरह कहा जाता है, वो होते हैं। तो इसका जो लेंस होता है, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ से गुज़रते हुए लाइट रेज बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह इसका प्रिंसिपल भी वही है कि जैसे तो आई का लेंस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, तो तब ये डिस्टेंट फोकस करता है, दूर की चीज़ को फोकस करता है। लेकिन अगर किसी करीब की चीज़ को फोकस करना है, तब इसके जो लेंटिस मसल्स होते हैं, ये लेंस को मूव करके अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ताकि उस चीज़ को क्लियरली देखा जा सके। तो बेटा ये वही चीज़ है, वही मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म के ऊपर ये मोबाइल का कैमरा या डिजिटल कैमरा या इस तरह की सभी चीज़ों के कैमरा फोकस करता है। मोबाइल आप लोगों के पास सबके पास है, इसके अंदर मैनुअल मोड भी होता है, जिसमें इसका लेंस अपनी जगह से फ्रंट बैक थोड़ा सा मूव करके किसी चीज़ को फोकस करता है। तो अक्सर मोबाइल्स के अंदर ये जो लेंस के मूव करने की क्लिक है, वो भी पिक्चर खींचने से पहले सुनी जा सकती है, और ये सब फोकसिंग के लिए होता है। सिमिलरली जो आँख का लेंस होता है, ये भी अपनी जगह से थोड़ा सा आगे पीछे होके फोकस करता है। इसमें अब बेटा एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको पूछा जाए कि एम्फीबियन और फ़िश की आई का मेन डिफरेंस, फ़िश के अंदर ये था कि जब वो किसी चीज़ को देखने के लिए अपने लेंस को फोकस करते थे, तो वो लेंस की पोजीशन को चेंज नहीं करते थे, लेंस की शेप को चेंज करते थे। यानी कि उसके यही जो मसल्स हैं, जिनको लेंटिस मसल्स कहा जाता है, वो या तो लेंस को दबा के और मोटा कर देते थे या खींच के लंबा और पतला कर देते थे। लेंस की डेंसिटी चेंज होने की वजह से उसमें से गुजरने वाली लाइट रेज़ की रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। और खुश्की के जो जानवर हैं, जिस तरह से एम्फीबियन से लेके इंसान तक, इसमें लेंस को खींच के लंबा पतला नहीं किया जाता, इसमें लेंस को आगे पीछे मूव किया जाता है, उसकी शेप साइज़ डेंसिटी उतनी ही रहती है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट है, ये आई के अंदर ही कंटिन्यूड, इसके अंदर दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको रॉड्स और कॉन्स कहा जाता है। ये एक तरह के रिसेप्टर्स हैं। अब इन दोनों की शेप की बेस पे इनका जो नेम है वो रखा गया है कि जो रॉड सेल्स होते हैं, इसकी शेप थोड़ी सी रॉड लाइक होती है, और जो कॉन सेल्स हैं, ये एक सिरे से थोड़े से कॉनिकल शेप के होते हैं, थोड़े कोने से। तो जो कॉन सेल्स होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्राइट और तेज़ लाइट के अंदर एक्टिवेट होते हैं, और इसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो कलर्ड नज़र आती हैं, यानी कि कलर विज़न के लिए ये नेसेसरी हैं। लेकिन जो रॉड सेल्स होते हैं, ये सिर्फ डिम लाइट या बहुत लो लाइट के अंदर एक्टिवेट होते हैं, या कुछ जानवरों के अंदर जिनमें ज़्यादा रॉड सेल्स होते हैं, उनको टोटल अंधेरे में भी नज़र आता है इसकी वजह से।
तो इसकी वजह से कोई भी चीज़ है वो कलर्स में नज़र नहीं आती, वो सिर्फ एक शेड में या ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है। तो इनकी आइज़ में चूँकि काफ़ी सारे कॉन सेल्स पाए जाते हैं, इसकी बेस पे साइंटिस्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं इनको लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स के दरमियान में फ़र्क भी नज़र आता है और किसी हद तक इनको चीज़ों के कलर भी नज़र आते हैं। बात को थोड़ा बच्चों गौर से सुनना है, किसी हद तक का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जितनी चीज़ें जिस क्वालिटी की या जितनी रंगीन हमें नज़र आती हैं, इनको उस तरह की नज़र नहीं आती, थोड़ी धुंधली करके या कलर इनको कम शेड्स में नज़र आते हैं। तो इस वजह से इनका कलर विज़न हमारे कलर विज़न जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनको चीज़ें कलर्स में नज़र आती हैं, थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी में। तो न्यूरॉन्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं रेटिना के अंदर, ये आपने इसका मेथड पढ़ा हुआ है। इसमें होता ये कि हर रॉड और कॉन सेल के साथ एक लंबा सा न्यूरॉन जाता है। तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे आगे इकट्ठे होकर एक मोटी नर्व बनती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। यानी कि समझे कि छोटी छोटी वायर्स मिलके एक बड़ी सारी वायर बन जाती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और ऑप्टिक नर्व जाती है फिर उसके बाद ब्रेन तक। ब्रेन इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, और जो इमेज फॉर्मेशन का सारा प्रोसेस है वो आई के अंदर नहीं होता, वो ब्रेन के अंदर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आंखें सिर्फ सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, किसी चीज़ को देखने का काम ब्रेन करता है। ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स के आपस के कनेक्शंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, और इसकी बेस पे जो एम्फीबियंस होते हैं ये उड़ते हुए इंसेक्ट्स को भी देख लेते हैं। इसके अलावा अगर इनके ऊपर किसी चीज़ का साया पड़े या इनके बैकग्राउंड के अंदर कोई चीज़ मूव करे, कोई इंसान चल के जा रहा है हवा की वजह से, पत्ते वगैरह हिल रहे हैं, या किसी जानवर ने इन पे छलांग लगाई है, कोई परिंदा हमला कर रहा है इसको खाने के लिए मेंढक को, तो इनको पता चल जाता है और ये अपना बचाव करने के लिए वहाँ से भागते हैं। इसमें अच्छा एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि बाकी शिकारी जानवरों की तरह से, इस तरह से कैट्स, डॉग, लाइन्स वगैरह होते हैं, इस तरह के बहुत सारे जानवर जो शिकार करते हैं, प्रेडेटर्स हैं। तो है तो ये मेंढक वगैरह भी प्रेडेटर। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इनको अगर इनका शिकार स्टिल एक जगह पे बैठा हुआ है ना बिल्कुल साकत होके, तो तब इनको वो ठीक तरीके से नज़र नहीं आता। अगर इनका शिकार मूव कर रहा है तो तब इनको उसका पता चलता है और ये उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यही प्रिंसिपल बड़े वाले जो मैमल्स हैं, शेर, चीते वगैरह, इनके ऊपर भी अप्लाई होता है कि अगर तो इनका शिकार एक जगह पे स्टिल है तो इनको कोई नहीं पता चलता उसका। जैसे ही वो भागना शुरू करता है इनको पता चल जाता है, फिर ये उसको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। और मेंढक के ऊपर इस तरह से भी देखा जा सकता है कि मेंढक के आगे मरी हुई मक्खियाँ या टिड्डी या जो भी है, मतलब कि मरे हुए इंसेक्ट्स जितने मर्जी रख दिए जाएं, मेंढक उसको नहीं खा सकता। इसको पता ही नहीं चलता कि ये खाने वाली चीज़ है। हाँ, अगर उड़ता हुआ कोई कीड़ा इसके सामने चिमटी से पकड़ के, अब ऐसे इसके सामने से घुसे, तो ये फ़ौरन उसको पकड़ के खा लेते हैं। यानी कि इनकी नज़र इस तरह से है कि ये मूव करने वाली चीज़ों पे ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आई साइट ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अगला इसके अंदर जो चीज़ है वो है इनका ऑडिटरी सिस्टम, यानी कि सेंस ऑफ हीयरिंग, सुनने की एबिलिटी। तो सुनने की एबिलिटी इनके अंदर अच्छी होती है, और ये खुश्की पे रहने के लिए कि इनकी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है, यानी कि खुश्की पे बेहतर तरीके से सेट होने के लिए ये चीज़ लाजमी, अगर ये नहीं होगी इनका सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाएगा। तो ये सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशन, यानी कि वो जो जिस ज़मीन वगैरह पे मिट्टी पे बैठे हैं उसके अंदर जो दमक कोई वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बेसिकली जब हम वर्ड सुनते हैं तो मोबाइल की वाइब्रेशन आती है दिमाग में। तो मोबाइल की वाइब्रेशन के अलावा कोई फ़र्श पे चलता है या छत पे चलता है उसकी जो दमक आती है, या इवन के साउंड वेव्स कहीं से कोई चीज़ है उसकी वजह से भी कोई अगली चीज़ दूसरी हिलने लग गई, तो वो सभी चीज़ें वाइब्रेशंस के अंदर ही आती हैं। तो फ्रॉग्स वगैरह के अंदर जो एयरबॉर्न वाइब्रेशन, यानी कि हवा में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस हैं, ये उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि मेंढक वगैरह आवाज़ें सुन सकते हैं।
तो मेंढकों वगैरह के जो कान होते हैं, इनके अंदर एक बाहर वाली साइड पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, और जिस तरह ढोल वगैरह के बाहर नहीं एक बारीक मेम्ब्रेन सर्कुलर फॉर्म में लगी होती है, ऐसे काम भी इसका वही होता है, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके अंदर भेजना। उसके बाद मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट मीन समझे स्किन, एक लेयर होती है जो कार्टिलेज के बने हुए एक रिंग के ऊपर कसी होती है, जिस तरह डोल का बाहर वाली साइड या डफली वगैरह वैसे। तो उसका काम होता है कि हवा के अंदर से पैदा होने वाली वाइब्रेशन को पिक करना और इनको मिडल ईयर तक पहुंचा देना। तो मिडल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ऐसे थोड़ा सा टच हो रही होती है एक बोन, जो मिडल ईयर की बोन होती है। ओसिकल बोन को कहते हैं, छोटे साइज़ की जो बोन होती है उसके लिए ओसिकल का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसको स्टेप्स या कोलोमेला कहा जाता है। दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, स्टेप्स या कोलोमेला। तो इसका काम है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पैदा होने वाली वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचा देना। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो कि 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज तक की वाइब्रेशंस हैं, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर तक आती हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी है, जिसकी 100 से लेके 1000 हर्ट्ज तक की है, इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, ये सबस्ट्रेट में ज़मीन वगैरह में जो दमक होती है वो। तो अब जो ज़मीन में पैदा होने वाली दमक है उसको ये अपने कानों से नहीं सुनते, उसके अंदर जो इनके अगले दो पाँव होते हैं ज़मीन पे रखे होते हैं और जब बैठे होते हैं, तो इनके वो जो दो पाँव हैं उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, वहाँ से इनके पेक्टोरल गिर्डल तक, और वहाँ से फिर बोन्स की अंदर अंदर मूव करती हुई ये इनर ईयर तक जाती है। तो इनर ईयर तक पहुँचाने के लिए एंड पे एक छोटी सी दूसरी ऑसिकल होती है, उस ऑसिकल का नाम अपर कलम होता है। यानी कि दोबारा से इसको देखें कि अगर तो एयरबॉर्न वाइब्रेशन है, उसको मिडल ईयर तक पहुंचाने के लिए जो छोटी सी ऑसिकल होती है उसको स्टेप्स या कोलोमेला कहा जाता है, और जो सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस जो कि कम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं उनको इनर ईयर तक पहुंचाने के लिए एक दूसरी ऑसिकल यूज़ की जाती है जिसको अपर कलम कहा जाता है। अच्छा, तो अपर कलम और स्टेप्स के साथ जो मसल्स होते हैं वो उनकी पोजीशन को लॉक कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब तक हवा में साउंड कोई वाइब्रेशन पैदा होती रहेगी, ये बोन्स बीट करती रहेंगी और इनसे आवाज़ आगे ट्रांसमिट होती रहेगी। अब मेंढक को अगर पता चल गया कि मेरे आसपास ये जो आवाज़ है इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, बिला वजह शोर हो रहा है, ट्रैफिक का शोर है, बादल गरज रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ है, तो फिर ये क्या करता है कि उन बोन्स को मसल्स के की मसल को खींच के ना ऐसे इंटरनली, तो बोन को उसकी पोजीशन पे लॉक कर देता है ताकि वो बिला वजह वाइब्रेट ना करे, और अनवांटेड साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, जो कि इसके लिए डिस्टर्बिंग होते हैं, तो उससे ये बच सके। तो ये मैकेनिज़्म भी अडाप्टिव है, क्योंकि जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं ये लो और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को दोनों को यूज़ करते हैं, लेकिन अलग-अलग कंडीशंस में यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि मेटिंग कॉल जो कि हमने पहले डिस्कस की थी, मौसम बरसात के अंदर जो मेंढक तालाबों पे इकट्ठे होकर गड़ैं गड़ैं करते हैं उसको मेटिंग कॉल्स कहा जाता है। यानी कि एक मेंढक अपनी ही स्पीशीज़ के जो अपोजिट सेक्स है उसके मेंबर को मतलब कॉल करने के लिए ये आवाज़ें निकालते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये बड़ी दूर तक सुनी जा सकती हैं। तो ये इसकी प्राइमरी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। बाकी यानी कि रिप्रोडक्टिव सीज़न के अलावा एक जगह पे बहुत सारे मेंढक बैठे हैं, किसी एक मेंढक ने देखा कि कोई प्रेडेटर, फॉर एग्जांपल स्नेक है, मेंढक का प्रेडेटर होता है, स्नेक आ रहा है, तो मेंढक कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि बाकियों को प्रेडेटर जो आ रहा है उससे ख़बरदार कर सके। यानी कि ज़रूरत के मुताबिक ये दोनों तरह की हाई और लो फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को मेटिंग कॉल्स के लिए, लो फ्रीक्वेंसी को अलार्म रिस्पॉन्सेस के लिए। तो ये शिकार से ऐसे ख़बरदार करने को अलार्म रिस्पॉन्सेस कहा जाता है। अब नेक्स्ट है सैलेमेंडर्स के। सैलेमेंडर्स कैसे सुनते हैं? तो सैलेमेंडर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर नहीं होता। मेनली ये झीलों के अंदर, नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर या गारों के अंदर, या फिर वो जो पत्ते गिरे होते हैं ज़मीन पे उसकी लेयर के नीचे रहते हैं।
इनके अंदर कोई किसी तरह की मेटिंग कॉल या साउंड नहीं होते, और इसलिए ये हवा में पैदा होने वाले किसी भी साउंड को सुन भी नहीं सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को सुन सकते हैं, और वो भी अपने कान से नहीं सुनते। ये ऐसे सुनते हैं कि ज़मीन पे इनकी जो टांगें ज़मीन को टच कर रही होती हैं। वाइब्रेशन ज़मीन के अंदर से इसकी बोन्स तक आती है, बोन्स के अंदर से वो वाइब्रेशन गुजरती हुई अंदर अंदर से ही इसके इनर ईयर तक जाती है। तो फिर वहाँ पे जो मैसेज जनरेट होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू, जिसको ऑडिटरी नर्व्स कहा जाता है, कानों के साथ रिलेटेड होती हैं, वो ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि ये किस चीज़ की वाइब्रेशन है और इसका क्या है। तो इसमें अगर आप बच्चों को मतलब कि सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है कि बोन्स वगैरह के अंदर से साउंड कैसे गुजर जाता है, तो साउंड का प्रिंसिपल याद रखना है बेटा। साउंड के गुज़रने की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड्स के अंदर से होती है, उसके बाद लिक्विड्स के अंदर, और सबसे कम स्पीड साउंड की हवा के अंदर होती है। और अगर हवा बिल्कुल नहीं है, वैक्यूम है या स्पेस है, वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड वेव्स को गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम जितना डेंस होगा, साउंड वेव्स उतनी ही स्पीड में ट्रैवल करेंगी। तो ये चीज़ याद रखनी है। रेल की पटड़ी का एक एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेलवे लाइन, खाली रेलवे लाइन है, जब उस पर कोई ट्रेन नहीं आ रही, तो दो बच्चे वहाँ पे चले जाएं और आपस में काफ़ी फासले पे, तकरीबन 100 कदम के फासले पे खड़े हो जाएं। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को जब वो इशारा करेगा, तो वो बच्चा रेलवे लाइन के ऊपर कुछ चीज़ कोई मारेगा जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वो साउंड आपको कितनी सेकंड्स के बाद सुनेगा, उसको स्टॉप वॉच से टाइम को नोट कर लेना है। टाइम को नोट करने के बाद वो दूसरे बच्चे को दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करने को कहना है। इस दफ़ा उसको खड़े होकर नहीं सुनना, उसको रेलवे लाइन के साथ अपना कान लगा के सुनना है। तो दूसरी दफ़ा साउंड पहले की निस्बत बहुत जल्दी ट्रैवल करके आपके कान तक पहुंच जाएगा। वैसे आपकी मेहरबानी है, ये एक्सपेरिमेंट ना ही करें, क्योंकि अपनी तरफ ना ट्रेन वगैरह का कोई टाइम नहीं है। मेरे को ट्रेन के नीचे आ गया सर, उसका उतर गया, फिर कहना सर ने कहा था रेलवे लाइन पे सर रख के लेट हो जाके। तो समझाने के लिए है, ये एक्सपेरिमेंट आपको यूट्यूब पे किया कराया मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना, खुद ना करना। अच्छा, उसके बाद आता है सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेंस ऑफ बैलेंस। यानी कि एक जानवर है, वो ज़मीन पे सीधा खड़ा है, तो उसको कैसे पता चलता है कि मेरी सीधी पोजीशन यही है, और अगर मेंढक वगैरह को पकड़ के उल्टा कर दिया जाए तो फिर वो सीधा हो जाता है। उसको कैसे पता चलता है कि मैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं हूँ? डिटेल तो इसकी अगले चैप्टर्स के अंदर है। बहरहाल ये होता है कि इसके इनर ईयर के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वो रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेंसरी पैचेस यानी कि इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ को होती है। अगर बॉडी सीधी नहीं है, तिरछी है या उल्टी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन को कर रही है पुल। इस वजह से वो फ़ौरन उसको सीधा कर लेते हैं कि ग्रेविटी जिस जगह पे उसको न्यूरॉन की तरफ को होनी चाहिए उधर है। इसके अलावा इसके इनर ईयर के अंदर इस तरह के न्यूरॉन्स भी होते हैं जो लीनियर एक्सेलरेशन और डिसलरेशन यानी कि सीधे भागते हुए स्पीड का ज़्यादा होना और स्पीड कम होने को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो जो स्टेटोसिस्ट और स्टेटोलिथ वाला प्रोसेस है, बेसिकली तो ज़ूलॉजी पेपर सी का पार्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने कहीं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी पढ़ा होगा लाजमी। तो ये इसके सेंसरी फंक्शंस वाला सारा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।